कभी सोचा है कि आईआईटी, आईआईएम और एमआईटी जैसे संस्थानों में झंडे गाड़ने वाला एक समय देश की अर्थव्यवस्था की रूपरेखा तय करने वाला 100% मीम मटेरियल बन जाएगा? यदि नहीं तो मिलिए श्रीमान रघुराम राजन से, जिन्होंने मानो अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है कि कुछ भी करें परंतु भारत की कभी भी सकारात्मक छवि संसार को ना देखने दे। नमस्कार मित्रों, टीएफआई पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे ये जानना चाहूंगा कि आखिर रघुराम राजन चाहते क्या है जीवन से और क्यों ये व्यक्ति पलटने में नीतीश कुमार को टक्कर दे रहे हैं। जाने माने अर्थशास्त्री और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बने हुए हैं और इस बार भी गलत कारणों से। हाल में इनसे संबंधित 2 पोस्ट वायरल हो रही हैं, जिनमें से एक वीडियो में ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के सामने छाती ठोककर भविष्यवाणी करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कठिन दौर का सामना करेगी और ये भी कहते हैं कि 2022 से 2023 के दौरान 5% की विकास दर हासिल करना भी किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। परंतु, और मैंने कहा परंतु, वार्षिक विकास दर के लिए मौजूदा अनुमान अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के अनुमान को पार करते हुए आश्चर्यजनक रूप से 7.2% की आर्थिक वृद्धि दिखाता है। राजन की भविष्यवाणी और भारतीय अर्थव्यवस्था के वास्तविक प्रदर्शन के बीच स्पष्ट अंतर देश की आर्थिक गतिशीलता की उनकी समझ और जिस आधार पर उन्होंने ऐसा दावा किया उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। राजन का यही निराशावादी दृष्टिकोण भारतीय अर्थव्यवस्था की लचीलापन और क्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए पर्याप्त है। प्रगति को स्वीकार किए बिना संभावित चुनौतियों पर उनका दृष्टिकोण अनावश्यक घबराहट पैदा कर सकता है और निवेशकों के विश्वास को बाधित कर सकता है। संभावित जोखिमों के प्रति सावधान रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा किए गए सकारात्मक कदमों को पहचानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, राजन बाबू भारत की प्रगति को मनबे नहीं करते, परंतु यह तो मात्र प्रारंभ है। मोबाइल एक्सपोर्ट्स पर इनका व्यवहार यदि आप जान ले तो एक बार को आपको कौशिक बसु इनसे अधिक सयाना लगेगा। अतीत में इन्होंने इस क्षेत्र में भारत की क्षमता के बारे में संदेह व्यक्त करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता पे भी संदेह व्यक्त किया, परंतु जब वास्तव में भारत ने मोबाइल निर्यात में उछाल का अनुभव किया और सफल निर्माताओं के उद्भव को देखा तो राजन को अब इन निर्यातों की गुणवत्ता के लिए चिंता होने लगी है। कंट्रोल पांडे, कंट्रोल। शायद इसीलिए कई विश्लेषकों का मानना है कि राजन की धुन में बदलाव उनके विचारों में सुसंगतता की कमी को दर्शाता है और एक आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में उनकी विश्वसनीयता पर भी संदेह पैदा करता है। ऐसे लोगों का मानना है कि मोबाइल निर्यात में भारत की क्षमता के बारे में उनका पूर्व का संदेह गलत था, क्योंकि देश ने इस क्षेत्र में अपनी क्षमता और प्रतिस्पर्धा को साबित कर दिया है। विशेषज्ञों के लिए एक सुसंगत और अच्छी तरह से सूचित दृष्टिकोण होना आवश्यक है, जो जमीनी वास्तविकताओं के गहन विश्लेषण और समझ पर आधारित हो। परंतु रघुराम राजन वास्तव में चाहते क्या है, यह किसी को नहीं समझ में आता। एक सीरीज के डायलॉग को पैराफ्रेज करें तो ये अर्थव्यवस्था को रिमोट कंट्रोल समझते हैं। जब देखो चैनल ही बदलते रहते हैं। वृद्धि ना हो तो कोसो, वृद्धि हो तो उसके पैमाने पर कोसो, फिर संस्कृति पर प्रश्न उठाओ और जब हर चीज इनके अनुसार हो तो उसमें भी कमी निकालो। शादी में बैठे नाराज फूफा से तो अधिक नखरे इनके हैं भैया। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रघुराम राजन की नकारात्मक भविष्यवाणी का वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में 7.2% की मजबूत जीडीपी विकास दर के साथ भारत की दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होने की वर्तमान वास्तविकता को खंडित करती है। इनकी विसंगतियां ठोस सबूत या गहन विश्लेषण के बिना व्यक्तिगत इच्छाओं को भविष्यवाणियों के रूप में पेश करने के खतरे को भी उजागर करती है। वैचारिक पूर्वाग्रह और वस्तुनिष्ठ आर्थिक विश्लेषण के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है और हमने तो अभी तक विकास की हिंदू दर के रूप में वर्तमान विकास के उनके लेजेंडरी विश्लेषण पर चर्चा भी नहीं की है। रघुराम राजन के हाल के बयानों और भविष्यवाणियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की उनकी समझ के बारे में विवाद को प्रज्वलित किया है। उनकी भविष्यवाणी और वास्तविक आर्थिक प्रदर्शनों के बीच बेमेल, साथ ही मोबाइल निर्यात जैसे महत्वपूर्ण विचारों पर उनके असंगत विचार उनके आकलन की विश्वसनीयता के बारे में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।